गांव का एक व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाता है और उसके पास जाकर कहता है कि दादा मुझे आपसे बहुत जरूरी बातें करनी है। और जब वो जरूरी बातें उस दादा को बताता है तो उस दादा की आंखें खुली रह जाती हैं और वो दादा उसे सभी समस्याओं का हल देता है। आखिरकार वो व्यक्ति क्या ऐसी बातें बताता है ये मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर वो व्यक्ति अपने दादा से कहता है कि दादा, जो गांव के लोग समझते हैं ना कि मेरी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही है, मेरी पत्नी इस दुनिया से गई ही नहीं है। वो रात के वक्त मेरे पास आती है और मेरे और उसके बीच में एक पति पत्नी वाला रिश्ता चल रहा है। और दादा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जीवित है या मृत है। लेकिन जो दादा इन बातों को सुन रहा था वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि जिस दिन उसकी पत्नी दुनिया से जाती है उस दिन वो दादा अपने हाथों से उसके अंतिम संस्कार में शामिल था, आंखों से देखा था उस महिला को चिता में विलीन होते हुए। तो फिर वो महिला कैसे आ सकती है। अब यहाँ पर वो कहता है दादा कि बेटा, मैं गवाह हूं, मेरे सामने तुमने अपनी पत्नी को अग्नि दी है तो तुम ऐसी बातें तो नहीं कर सकते। तो वो कहता है कि नहीं दादा, मैंने भले ही अपनी पत्नी को अग्नि दी है लेकिन मेरी पत्नी रोज मेरे पास आती है और हमारे बीच में बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा है। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी मुझे छोड़कर जाए, इसीलिए मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए, क्योंकि आपका नाम मशहूर है, आप लोगों को राय देते हैं, आप बहुत तंत्र विद्या मंत्र विद्या भी जानते हैं। तो मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिसके जरिए मेरी पत्नी हमेशा के लिए दिन और रात मेरे ही पास रहे। तो वो बूढ़ा व्यक्ति एक उपाय बताता है और कहता है कि बेटा देख, ये कभी भी उस महिला को महसूस नहीं होना चाहिए और वो तुम्हारे पास रहेगी, लेकिन ये बात समाज के सामने नहीं आनी चाहिए। भाई, समाज को पता चलेगा कि ये तुम्हारी वही पत्नी है तो समाज डर जाएगा। वो बुजुर्ग व्यक्ति इस बात का गवाह होता है और यहाँ पर जो व्यक्ति होता है जो उससे बातचीत करने के लिए गया था उस दादा से, वो दादा जो उपाय बताता है ये व्यक्ति वही उपाय करता है। अब दोस्तों, आज एक नई ऐसी स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूं और उस बुजुर्ग व्यक्ति का बताया हुआ उपाय इतना काम करता है कि वो महिला अपने पति के साथ दिन और रात रहती है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है। और वो दिन और रात रहने के साथ साथ उस व्यक्ति के परिवार को आगे भी बढ़ाती है। और ये व्यक्ति कहता है कि जब से मेरी पत्नी रात के वक्त मेरे पास आती है, मैं कमजोर पीला पड़ रहा हूं, तो यहाँ पर इस चीज का भी निवारण हो जाता है। और दोस्तों, आज उस परिवार को भूतों का परिवार कहा जाता है। 3 पीढ़ियां निकल चुकी हैं, लेकिन आज भी उस परिवार की ये कहानी बिल्कुल एकदम अपना वजूद बनाए हुए खड़ी हुई है। सोचने पर मजबूर हो जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इतने पढ़े लिखे जमाने में कैसी बातें कर रही हो, समाज को गुमराह करने की कोशिश मत करो। लेकिन हम पहले से ही आप लोगों से कहते आ रहे हैं कि हम केवल वही घटना आप लोगों के सामने रखेंगे जो सत्य है और जिस पर कई चीजें खड़ी हुई हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का। हमारे YouTube चैनल है वैष्णवी चौधरी के नाम से और इसी नाम से हमारा Facebook पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। और आज की स्टोरी काफी दिलचस्प होने वाली है। आप लोगों को एक नई जानकारी देने जा रही हूँ। हम कई दिनों से कहानियां या घटनाएं लेकर आ रहे हैं। यहाँ पर राजा महाराजाओं की हमने 2-3 वीडियो बनाई हैं दोस्तों, सत्यता पर रखी हुई वो घटनाएं होती हैं। अब यहाँ पर ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, जो महिला मरने के बाद भी बच्चा कैसे पैदा कर सकती है, एक भूत एक आत्मा कैसे बच्चों को जन्म दे सकती है। लेकिन समाज इस बात को स्वीकारता है और उस दिन से ही ये समाज में बात बनी हुई है कि हाँ, एक भूत महिला ने बच्चों को जन्म दिया था। तो ये कहानी शुरू होती है हरियाणा के पलवल का एक गांव होता है। गांव का नाम यहाँ पर आपको नहीं बताया जाएगा। हरियाणा के पलवल के पास ही का एक गांव होता है और दोस्तों उस गांव में एक नत्थू नाम का व्यक्ति रहता है। हरियाणा के पलवल के पास के गांव में नत्थू बहुत ही एक सुंदर और अच्छा दिखने वाला व्यक्ति होता है। नत्थू की शादी एक प्रेमलता नाम की महिला से होती है। प्रेमलता भी बला की तरह खूबसूरत होती है। घाघरा कमीज कपड़ों में ऐसी दिखती है कि मानो जैसे स्वर्ग से स्वयं अप्सरा आकर यहाँ पर रहने लगी हो। नत्थू की घरवाली इतनी सुंदर होने के कारण नत्थू अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है, बेइंतहा प्रेम। और जो प्रेमलता होती है वो भी नत्थू से बेइंतहा मोहब्बत करती है।
दोनों का प्यार ऐसा होता है कि देखो, आज लोग प्यार करते हैं, प्यार के बाद शादी करते हैं और कहीं ना कहीं वो प्यार खत्म हो जाता है। लेकिन ये आज से 2 पीढ़ी पुरानी बात है, यानी कि करीबन 1802 की बात मैं आपको बता रही हूँ। 1802 की आप लोगों को मैं बातें बता रही हूँ, और यहाँ पर इनकी शादी होने के बाद इनके बीच में प्रेम होता है। प्रेम होता है और प्यार आगे बढ़ता रहता है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए जिया करते, मरा करते। नत्थू के परिवार में उसका कोई भी नहीं होता है, केवल उसकी जो शादी होकर पत्नी आई है, कुछ जमीन है, क्योंकि भाई एक जमींदार किस्म का व्यक्ति था नत्थू। हर बैल आप लोग जानते हो तो हर बैल से काम किया करता है, हर चलाया करता। 2 बैलों का जोड़ा था इसका। अब यहाँ पर नत्थू की जो घरवाली होती है कुएं पर पानी भरने के लिए जाती है और उसका पैर फिसलने के कारण वो कुएं में गिर जाती है। नत्थू जो खेतों पर काम करता है, प्रेमलता कुएं में गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। गांव में सन्नाटा सा छा जाता है कि बहुत खूबसूरत महिला थी और दोनों पति पत्नी एक दूसरे के लिए जी रहे थे, क्योंकि भाई नत्थू का इस दुनिया में और कोई भी नहीं होता है। माँ बाप बचपन में ही चले जाते हैं, ना ही नत्थू की बहन होती है, लेकिन गांव वालों से उसे भरपूर प्यार मिलता है। अब नत्थू अपनी पत्नी को देखकर बहुत विलाप करता है। वो पागल सा, बावला सा हो जाता है, खाना पीना छोड़ देता है और कहता है कि मैं प्रेमलता तुम्हारे बिन जीवित रह ही नहीं सकता। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हो? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और मैं तुम्हारे बिना जीवित कैसे रहूंगा, बताओ तुम। और वो अपनी पत्नी को जब काटी पर कसे हुए देखता है, यानी अंतिम विदाई जब देता है, तो बहुत ही ज्यादा विलाप करता है। दोस्तों, यहाँ पर जो नत्थू की पत्नी होती है प्रेमलता, मरने के बाद अपने शरीर को देखती है और अपने पति को भी रोता हुआ देखती रहती है। प्रेमलता शमशान घाट तक जाती है और अपने शरीर में प्रवेश करने की कोशिश करती है, क्योंकि इन बातों की गवाही उस गांव के लोग आज भी देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि प्रेमलता, अब जैसे ही रात होती है, नत्थू ने कुछ भी नहीं खाया था। आज भी नहीं खाया, कल भी नहीं खाया, परसों भी नहीं खाया। वो बिल्कुल खाने को त्याग देता है। अब एकदम से नत्थू अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था चारपाई पर, तभी उसकी नजर एक महिला पर पड़ती है। वो महिला अंदर की तरफ आ रही है और कह रही है कि तुम खाना कैसे नहीं खाओगे? क्या तुम मेरे साथ आना चाहते हो? तो यहाँ पर नत्थू कहता है कि तुम अंदर आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूं। और प्रेमलता, वो साक्षात प्रेमलता होती है, मतलब स्वयं प्रेमलता आई थी, एक भूत, एक प्रेत, एक आत्मा के रूप में, और वो उसके सामने खड़ी हो जाती है। नत्थू प्रेमलता को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। कहता है कि प्रेमलता, तुमने 4 दिन क्यों लगा दिए? अब तो मैं खाना भी खाऊंगा, मैं जीऊंगा भी। और जो नत्थू होता है, गांव के लोग कुछ उसके लिए खाना बनाकर रखकर जाते थे। पूरे दिन घर में भीड़ रहती है, एक जवान मृत्यु होती है, तो नत्थू करीबन 5 से 6 रोटियां अकेला बैठा बैठा प्रेमलता को देखकर खाता रहता है। लेकिन नत्थू को एहसास हो रहा था कि मेरी प्रेमलता कुछ बदल चुकी है। अब प्रेमलता कहती है कि तुम बहुत भूखे थे। वो कहता है कि तुम आ गई तो अब मुझे भूख नहीं है, अब मैं सभी को बता दूंगा कि मेरी प्रेमलता जीवित है। लेकिन तभी प्रेमलता कहती है कि नहीं, तुम किसी को नहीं बता सकते। अगर तुम किसी को ऐसे बताओगे तो फिर यहाँ पर मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। नत्थू कहता है कि क्यों प्रेमलता, इस समाज से पर्दा क्यों? तो वो कहती है कि मैं जा चुकी हूं, लेकिन मेरा मोह, मेरा प्यार मुझे जाने नहीं दे रहा। जहां मुझे जाना चाहिए मैं वहां नहीं जा पा रही हूं। मैं तुम्हें रोता बिलखता हुआ छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? अब यहाँ पर नत्थू कहता है कि चलो ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि उसका प्यार अंधा था, वो पागल था उसके लिए। और ये दोनों पति पत्नी पूरी रात बात करते हैं। सुबह होती है, प्रेमलता कहती है कि नत्थू मुझे जाना होगा, अब मैं जाऊंगी। वो कहता है कि क्यों, तो क्यों जाएगी? तो वो कहता है, यहाँ पर प्रेमलता कहती है कि दिन के वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। मैं जो गांव से बाहर पेड़ है वहां पर रहती हूँ। प्रेमलता यहां तक नत्थू से बात करती है। अब यही सब कुछ नत्थू के साथ चलता रहता है। नत्थू किसी से भी जिक्र नहीं करता है, लेकिन जो पड़ोस और मोहल्ले के लोग थे, क्योंकि नत्थू अब हर पर भी नहीं जाता है, पूरे दिन सोया करता, रात के वक्त प्रेमलता के साथ जागकर बातचीत किया करता,
क्योंकि नत्थू को भी था कि जितनी भी बातें हैं रात के वक्त ही हो सकती हैं। दोनों पति पत्नी की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। अब जो नत्थू होता है ना ही तो घर से बाहर निकलता है, और नत्थू दिन पर दिन पीला पड़ता जा रहा था, यानी उसकी हालत खराब होती जा रही थी। वो कमजोर किस्म का व्यक्ति बनने लगा था। अब वो अपनी कमजोरी को देखता है, और कमजोरी को देखते हुए गांव में एक बहुत तजुर्बेकार बुजुर्ग व्यक्ति था जो शायद प्रेतों से भी बात किया करता था, बहुत सारी चीजें उनसे जुड़ी हुई थी। तो यहाँ पर नत्थू उस बल्की के पास जाता है। उस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम बल्की होता है, और वहां पर जाकर कहता है कि दादा मैं तुमसे कुछ परेशानी साझा करने के लिए आया हूँ। वो कहता है कि हाँ बेटा क्या परेशानी है। तो वो कहता है कि आप हंसोगे नहीं या बुरा नहीं मानोगे, मेरी जो पत्नी है ना वो रात के वक्त मेरे साथ रहती है, और हम दोनों पति पत्नी की तरह रहते हैं, और मेरा शरीर बिल्कुल दिन पर दिन पीला पड़ रहा है। दादा इसकी कोई मुझे दवाई दो या मुझे कोई चीज बताओ। और पता है आप इन चीजों के बारे में जानते हो, मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी हमेशा मेरे साथ रहे। कोई ऐसी दवा मुझे बताओ, कोई ऐसा इंतजाम करो जो मेरी पत्नी दिन के वक्त भी मेरे साथ रहे। यहाँ पर वो दादा समझाने की कोशिश करता है कि बेटा ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हारी पत्नी को अपनी आंखों से चिता में विलीन होते हुए देखा है। तो वो कहता है कि दादा मेरा प्यार उसे जाने नहीं दे रहा है, वो ऐसी बातें करती है, कहती है कि मेरे बारे में किसी को मत बताना वरना मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। तो यहाँ पर जो दादा बल्कि होता है वो कहता है कि बेटा तू एक काम करना, तुम्हारी पत्नी जब अब की बार तुम्हारे पास आए, अगर तुम उसे अपने पास रखना चाहते हो तो उसके लिए अच्छे से कपड़े लेकर जाओ, क्योंकि यहाँ पर जो नत्थू होता है वो कहता है कि दादा मेरी पत्नी एक ही कपड़ों में रहती है। तो यहाँ पर नत्थू अब प्रेमलता के लिए कपड़े खरीदता है, और दादा ने उसे एक उपाय बताया था। उपाय भी आपको हम स्टोरी में आगे बताएंगे। अब इसके बाद जैसे ही नत्थू घर जाता है, शाम होती है, बड़ा बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि प्रेमलता पूरी जिंदगी मेरे साथ रहेगी। उसने एक पूरा प्लान बना लिया था। दादा ने ये कह दिया था कि ये चीजें गांव वालों के सामने नहीं आनी चाहिए। अब इसके बाद नत्थू कहता है कि प्रेमलता मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, क्योंकि शाम के वक्त प्रेमलता वहां पर आती है, और नत्थू उन कपड़ों को फैलाकर घेर देता है। कहता है कि प्रेमलता मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आया हूँ, अब तुम रोज इन्हीं कपड़ों में आती हो, करीबन 1 से 1.5 महीना हो गया, मुझे पसंद नहीं है, अब तुम कपड़े बदलो। प्रेमलता कहती है कि क्यों, आज ऐसा क्यों? तो वो कहता है कि बस ऐसा ही, क्योंकि प्रेमलता एक आत्मा थी दोस्तों। अब इसके बाद क्या होता है कि प्रेमलता अपने पति से बहुत प्यार करती है और मना नहीं कर पाती है। अब जैसे ही प्रेमलता एक पर्दे के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलती है, तो झट से जो कपड़े उसने उतारे थे उन कपड़ों को लेकर जो नत्थू होता है जमीन में गड्ढा खोदता है, और गड्ढा खोदकर उन कपड़ों को जो प्रेमलता ने प्रेत योनि में पहने हुए कपड़े थे उनको जमीन में दफना देता है। प्रेमलता कपड़े पहनकर आ जाती है, लेकिन गुस्से में आती है कि नत्थू तुमने ये क्या किया। क्योंकि दोस्तों कहा जाता है, नत्थू का ही कहना होता है, आज भी उसके बच्चे कहते हैं कि यहाँ पर जो आत्माएं होती हैं वो जमीन से ऐसी चीजों को नहीं निकाल सकती। मतलब कोई पाबंदी उनकी होती होगी, मैं इतना ज्यादा नहीं जानती हूँ इन चीजों के बारे में। अब यहाँ पर जब कपड़े जमीन में दफन हो जाते हैं तो वो कहती है कि तुमने ये सही नहीं किया है, मैं अब तुम्हारे पास बंधन हो चुकी हूँ, तुम्हें ये रास्ता किसने बताया है? तुम्हें दादा बल्कि ने ये रास्ता बताया है ना, उन्होंने ही कहा है ना, ये सही नहीं किया है। नत्थू मैं तुम्हारे प्यार में थी। अब यहाँ पर वो अपनी पत्नी को पुचकारते हुए कहता है कि देखो मैं तुम्हारे बिन नहीं रह सकता, मैंने सब कुछ सोच लिया है, पड़ोस से कहूंगा कि मैं नई पत्नी लेकर आया हूँ, तुम हमेशा घूंघट में रहना, किसी को दिखना ही मत, और ऐसे ही हमारी जिंदगी निकल जाएगी। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, और जब तुम यहाँ से जाओगी ना मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। दोस्तों ये बात बहुत हैरान कर देती है, हैरान करने वाली बात थी। और दूसरे दिन यही सब कुछ हो जाता है। नत्थू पूरे गांव में ढिंडोरा पीटता है कि मैं अपनी नई पत्नी लेकर आया हूँ, क्योंकि पत्नी के बिना गुजारा नहीं होता है। पड़ोस की जो महिलाएं होती हैं कह रहे हमें तो नत्थू तुम्हारी पत्नी का चेहरा देखना है, तो वो सबसे मना कर देता है कि मेरी पत्नी चेहरा नहीं दिखाती किसी को, बहुत दूर से आई है ना, बहुत दूर से ब्याह कर लाया हूँ। तो महिलाएं हंसने लगती हैं कि अरे नत्थू कब कब मैं इसको ब्याह लाया, हमें तो बताया भी नहीं। यहाँ पर जब भी प्रेमलता कुएं पर जाती, क्योंकि वो भी अपनी मर्यादा को समझती है, तो वो किसी से बात नहीं किया करते, घूंघट मारकर अपनी धुन में चला करते, और उसकी चाल भी ऐसी होती है मानो जैसे मर्दों की चाल हो। लेकिन गांव के लोग थे, भोले भाले थे, बहकाना आसान था। ऐसे ही धीरे धीरे जिंदगी बढ़ने लगती है। दोस्तों अब आप कहोगे कि बिना सिर पैर वाली बातें करती है। इसके बाद जो प्रेमलता होती है वो गर्भवती हो जाती है। अब प्रेमलता के जो बच्चे हैं
क्या वो भूत कहलाएंगे या इंसान के बच्चे कहलाएंगे। यहाँ पर दादा बल्कि उसे रास्ता बताता जाता है। प्रेमलता 2 लड़की और 1 लड़के को जन्म देती है। जब प्रेमलता 2 लड़की और 1 लड़के को जन्म दे देती है प्रेत योनि में ही, और यहाँ पर उनकी परवरिश करती है, तो वो बच्चे तो अपनी माँ को जानते हैं, लेकिन बच्चे भी अपनी माँ को देखकर हैरान होते हैं जब वो बच्चे बड़े होते हैं कि माँ तुम हमेशा ऐसे क्यों रहती हो, किसी से बात नहीं करती हो, घर से बाहर नहीं निकलती हो, हमेशा पर्दा डालकर रहती हो। तो माँ कहती है कि एक संस्कारी महिला के यही हाव भाव होते हैं। अपनी बेटियों में भी वो संस्कार भरती है। अब यहाँ पर उसकी बेटियां बड़ी थी, तो दोनों बेटी की शादी यहाँ पर प्रेमलता और नत्थू एक साथ करते हैं। काफी समय इनके बीच में बीत जाता है। प्रेमलता काफी समय से अब समाज के सामने भी रह रही थी, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं होती है। जब यहाँ पर बड़ी बेटियों की, जो दोनों बड़ी बेटियां थी, लड़के की शादी नहीं होती है, दोनों की शादी होती है। दोस्तों, जब शादी होती है तो प्रेमलता अपने पति से कहती है कि देखो, अब तुम मुझे मेरे कपड़े दे दो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। मुझे इतने साल तुम्हारे साथ हो गए, तुम्हारी बेटियां 16 साल की, 13 साल की। दोस्तों, उस समय में लड़कियों की शादी जल्दी कर दिया करते, तो मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगी। अब मैंने तुम्हारे बच्चे कर दिए, परिवार तुम्हारा मैं पाल रही हूँ, तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकते। मेरी बेटी की शादी है और शादी में गीत होंगे शाम को, जो संगीत का, अब तो उसे बहुत ज्यादा सजा धजा कर पहले तो गांव की महिला इकट्ठा हुआ करती। दोस्तों, यहाँ पर नत्थू सभी को बुलावा देता है, घर में गाने बजते हैं, गीत गाती हैं महिलाएं, ढोलक सब बजाती हैं। उसके बाद प्रेमलता कहती है कि आज तो मुझे जी भरकर नाचना है। तो यहाँ पर कहता है नत्थू कि अब कहाँ जाएगी, इतने दिन से तो मेरे साथ रह रही है, अब तो ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। नत्थू उन कपड़ों को जमीन से निकालता है और निकालने के बाद प्रेमलता को दे देता है। प्रेमलता उन कपड़ों को सही करती है और उनको पहनती है। पहनने के बाद प्रेमलता, शाम के वक्त अंधेरा था दोस्तों, आपको पता होगा उस समय लुक्का तेल का दिया जला करता, वो दिए की रोशनी में गीत गाए जा रहे थे बन्नी के गीत गबते हैं और प्रेमलता उस ढोलक पर नाचने लगती है। गांव वाले आज भी उस दृश्य को एक दूसरे से साझा करते हैं और नाचने लगती है। और जब वो नाचती है ना, तो इतना ज्यादा नाचती है कि घूमती रह जाती है और घूमती घूमती वो एक हवा का झोंका बन जाती है। नत्थू ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है और नाचते हुए वो प्रेमलता को देखना चाहता था। और प्रेमलता जो हवा में विलीन हो जाती है, सभी लोग हैरान हो जाते हैं, महिलाएं डर के अपने घर भाग जाती हैं। तभी तो ये किस्सा ज्यादा चर्चित है। ये बात दादा बल्की के पास पहुंचती है, जो अब काफी बुजुर्ग हो चुका था। बल्कि जो उसकी दिमाग की हालत भी ठीक नहीं रहती है, वो आकर हंसता है और कहता है कि प्रेमलता का साथ तुम्हारे साथ इतना ही था, अब वो वापस लौटकर नहीं आएगी। मैंने तुमसे कहा था कि इन कपड़ों को प्रेमलता को मत देना, तुमने क्यों ये कपड़े प्रेमलता को दिए, अब वो तुम्हारी जिंदगी में कभी भी नहीं आएगी। प्रेमलता की दोनों बेटियां बिलक बिलक कर रोती हैं, उसका लड़का भी बहुत रोता है। नत्थू अपनी गलती पर सर खुजाता है, परेशान होता है, लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। नत्थू को दोबारा उसकी पत्नी नजर नहीं आती है, दिखाई नहीं देती है। दोस्तों, किसी को भी नहीं पता वो कहाँ पर जाती है, क्या उसके साथ होता है, लेकिन उसके बाद प्रेमलता किसी को भी नजर नहीं आती है। गांव में ये किस्सा काफी चर्चित हो जाता है, एक गांव से दूसरे गांव में और दूसरे गांव से तीसरे गांव में, कई गांवों में ये किस्सा पहुंचता है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं, कई लोग उनसे मिलने के लिए जाते हैं। अब तो उनकी तीसरी पीढ़ी चल रही है। ये ऐसा किस्सा होता है जहां पर आज भी उस कुनबे को, अब उनका कुनबा बन चुका है। जो एक लड़का था, नत्थू था, उसका लड़का होता है, कई उस लड़के के 3 लड़के होते हैं, उन 3 लड़कों के और भी बच्चे होते हैं। आज एक कुनबा है और उससे कहा जाता है कि ये भूतों का कुनबा है। भूतनी के हैं, मतलब भूतों से इनकी परवरिश हुई है, भूतों से पैदा हुए हैं। ये सब कुछ किस्सा उनके साथ जुड़ा हुआ है और वो लोग इस बात से अब चिढ़ते हैं, मतलब उनको अच्छा नहीं लगता कि उन्हें कोई भूतों का परिवार कहता है। इसी वजह से मैंने आप लोगों को गांव का नाम नहीं बताया, लेकिन ये किस्सा काफी चर्चित था, तो सोचा अपने परिवार से शेयर कर लूं, क्योंकि परिवार से तो मैं कैसी भी बातें कर सकती हूँ, कोई भी बातचीत कर सकती हूँ। तो दोस्तों, क्या आप इस स्टोरी पर यकीन करते हो? क्या आप इसे मानते हो? मैंने आपको यहाँ पर जिला पलवल का नाम तो बता दिया, आसपास का ही गांव होता है। तो इस पर अपनी राय जरूर छोड़कर जाना, कितने लोग इस बात को सत्य मानते हैं और कितने लोग झूठ मानते हैं। हालांकि उस गांव के सभी लोग कहते हैं, क्योंकि उनका नाम ही
भूतों का परिवार रखा गया है, यानी भूतों का कुनबा। तो ये वो स्टोरी है जो बहुत दिन से चल रही है और शायद कितने दिनों तक चले, क्योंकि उस परिवार पर एक छाप लग चुकी है। हालांकि कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि ऐसा हुआ था, लेकिन एक बेटे से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर ये बात चली आ रही है और हमने भी अपने माँ बाप से ये घटना, ये कहानी सुनी थी। तो दोस्तों, जो भी आपकी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज होलिका दहन है, हम चाहते हैं कि सभी के जीवन से दुख तकलीफ होलिका दहन में नष्ट हो जाएं। जैसे कि भक्त प्रहलाद अग्नि से बचते हैं आज के दिन, उसी तरह से आप भी हर परेशानी, हर मुसीबत से बचे रहें। आपकी जिंदगी खुशहाल रहे, जिंदगी में रौनक लगी रहे, आपकी जिंदगी में कोई दुख ना आए और ढेर सारी शुभकामनाएं। रंगों से खेलो, रंगों का त्योहार है, एक दूसरे के गले लगो। कहते हैं होली के दिन दिल मिल जाते हैं और यहाँ पर दुश्मन भी गले लग जाते हैं। तो किसी से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, अपने साथ किसी से भी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, शराब का सेवन नहीं करना है। मांस से बिल्कुल दूर रहिए, क्योंकि नहीं लिखा है कि किसी भी त्योहार पर नहीं कहा गया है कि आप शराब का सेवन करें और उसके साथ आप मांस मदिरा ऐसी चीज़ों का भी सेवन करें। तो हम तो इन चीज़ों के सख्त खिलाफ हैं। हाँ, रंग से खेलिए, होली खेलिए, होली मनाइए, लेकिन त्योहार मनाने का ये बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं है जो लोग शराब का सेवन करते हैं, मांस का सेवन करते हैं। बाकी आप लोग सभी समझदार हैं, एक आज़ाद देश में रह रहे हैं, आप लोगों से ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन इतना तो आपको करना ही चाहिए। होली के दिन शराब से दूर रहिए, अपनी पत्नी के साथ रहिए, बच्चों के साथ रहिए। उन्हें बताइए कि होली का क्या है, होली क्यों मनाई जाती है। उन्हें जोड़िए इन बातों से, बताइए कि क्या होता है, त्योहार क्या होता है, कैसे मनाया जाता है। और भाई, आप होली के दिन टल्ली होकर और नशे में झूम कर घर आओगे तो 10 साल बाद आपका बेटा भी यही सब कुछ करने वाला है। ध्यान कर लीजिएगा, जब आप बुजुर्ग होंगे ना, जब उस बेटे को ऐसा करते हुए देखेंगे तो आपकी आंखों से आंसू निकलने तय हैं। तो पहले अपने आप को बदलने की कोशिश कीजिए, तभी आपके बच्चे बदल सकते हैं। अब आप लोगों को उन लोगों के नाम बताती हूँ, कुछ ही लोगों के नाम लिख पाई हूँ क्योंकि नेट की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मौसम खराब है, ऊपर वाला सबसे होली खेल रहा है। कोई खेलो या ना खेलो, उसने पूरे देश को होली खिलाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ ही लोग हैं, क्योंकि नेट मेरा चला गया था तो माफ़ करना। एक हमारे भाई हैं कराची पाकिस्तान से, हमें देखते हैं। राव मोहम्मद यासीन से दूसरे भाई हैं जो हमें बेटी कहकर संबोधित करते हैं। सच में ही बहुत अच्छा लगा और शायद मुझे लगा कि इतने प्यार से और बेटी कहकर सम्मान पूर्वक जो आपने बोला है ना, दिल खुश हो गया। आप बहुत अच्छे, आपका कमेंट लगा। कल मैं आपका नाम जरूर लूंगी, आप पाकिस्तान से हैं, बहुत बहुत अच्छा लगा। महिपाल पुरैया, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सरयू बाला हमें गुरु माँ कहती है, बहुत बड़ा दर्जा दे दिया है आपने। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका प्यार और स्नेह इसी तरह बना रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। अयान जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी को होली की ढेर सारी बधाई हो। सरिता, बहुत बहुत धन्यवाद। उर्मिला, बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं बहन आपका। सतीश चंद्रा सक्सेना, बहुत बहुत धन्यवाद। शकुंतला हमारी बहन है, बड़ी बहन है, आशीर्वाद बनाए रखना बहन हम पर। यहाँ पर सतीश चंद्रा सक्सेना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहन कहकर संबोधित करते हैं। सुशीला देवी, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर गौरी धारीवाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाई जी, तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। विपिन कुशवाहा हमारे भाई, हमें बहन कहकर संबोधित करते हैं। शायद आप राजस्थान से हो, अगर मैं अंदाजा सही लगा रही हूं तो। लेकिन आप लोगों का सभी का प्यार यहाँ पर, बबीता बहन दिल्ली से, सभी को, ललिता बहन, बबीता बहन, सुकंतला बहन, जितने भी हमारे पाकिस्तान से हमें देखते हैं हमारे भाई, सभी को ढेर सारी होली की हार्दिक बधाई हो। 83 परिवार के जो सदस्य हैं सभी को होली की ढेरों सारी बधाई हो। जो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे परिवार का हिस्सा हैं, सभी को मेरी तरफ से हैप्पी होली। आपकी जिंदगी में जिस तरह से होली पर रंग होते हैं ना, उसी तरह से आपकी जिंदगी में हजारों रंग हो और आप सभी का लाभ उठा पाएं। दोस्तों, होली जम के मनाइए, किसी को परेशान मत कीजिए, किसी की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी मत कीजिए और होली को बहुत अच्छे से मनाइए। अपने कान्हा को समर्पित कीजिए, राधा को समर्पित कीजिए, आप जिसे मानते हैं उसे समर्पित कीजिए। अपनी पत्नियों के साथ, अपने बच्चों के साथ ये वक्त गुजारने का वक्त है,
क्योंकि आपकी अब छुट्टियां पड़ी हुई हैं, तो अपने परिवार के साथ समय बिताइए, पड़ोसी के साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, गले लगिए, एक दूसरे में मिठाई बांटिए, रंग बांटिए, एक दूसरे को रंग लगाइए, एक दूसरे के दुख सुख को बांटिए, क्योंकि आपके पास 4 या 5 दिन का वक्त है। छुट्टियों को फुल एंजॉय कीजिए, रंगों के साथ, प्यार के साथ, रिश्तों के साथ, मिठाइयों के साथ, खुशियों के साथ, दारू और मांस के साथ नहीं। बिल्कुल इस चीज को आपको बंद करना होगा। अगर थोड़ी सी भी आवाज दिल तक जा रही हो तो शायद मेरे भाई इतना तो मेरा मान सकते हैं, मेरी बात का मान रख सकते हैं। आपको शराब से बिल्कुल दूर रहना होगा। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल फिर हाजिर होंगी। और सभी को मेरी तरफ से, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, अनिल साक्या, यहाँ पर लूनाराम मोदी, जो नाम मेरी इसमें नहीं लिखे हुए हैं, फिर भी जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, सभी को ढेर सारी बधाई हो, सभी को प्रणाम करती हूँ। और होली का दहन अब शाम के वक्त शुरू होने वाला है, तो सभी उसमें शामिल होजिए, शामिल होना चाहिए, अपने बच्चों को बताना चाहिए कि होली का दहन क्या होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।